हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है और जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया था और पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। तो आज हम मादा जनन तंत्र में आगे बात कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या देखा है कि मादा जनन तंत्र को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो प्राथमिक जनन अंग, द्वितीय है सहायक जनन अंग और तीसरा है सहायक जनन ग्रंथियां। जो हमारे प्राथमिक जननांग हैं उनमें अंडाशय को शामिल किया जाता है। किसको? अंडाशय को। और अंडाशय के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, वो है हमारे पास सेकंड हेडिंग, हम लिखेंगे सहायक जननांग। क्या लिखेंगे? सहायक जनन अंग। और सहायक जनन अंग मादा में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले अध्ययन करना है अंडवाहिनी। क्या कहते हैं इसको? अंडवाहिनी कह दो या डिंब वाहिनी कह दो। अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी। सबसे पहला जो सहायक जनन अंग है मादाओं में वो कौन है? अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी, इसका हमें अध्ययन करना है। दूसरा हमारे पास क्या है? गर्भाशय, यूटेरस। अच्छा, इसको फैलोपियन नलिका भी कहा जाता है। फैलोपियन नलिका। दूसरा है हमारे पास गर्भाशय, जिसे यूटेरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूटेरस। इसके बाद तीसरा है हमारे पास योनि वेजाइना, योनि वेजाइना। एंड फोर्थ इज भग, वल्व। तो ये 4 जो अंग हैं ये शामिल किसमें किए जाते हैं? सहायक मादा जननांग में। किसमें शामिल किए जाते हैं ये चारों अंग? सहायक मादा जननांग कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी या फैलोपियन नलिका के बारे में। तो इन चारों को आप पहले नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। पहली हेडिंग हमारी अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी या फैलोपियन नलिका। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली हेडिंग अंडवाहिनी, या इसी को कहते हैं हम डिंब वाहिनी। अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी, इसे अंग्रेजी में ओविडक्ट कहा जाता है। डक्ट वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? तो आपको पता होगा, डक्ट वर्ड यूज किया जाता है नलिका के लिए। किसके लिए? नलिका के लिए। तो यहां पर सबसे पहले हमने पहली हेडिंग लगाई है जो कि सहायक मादा जननांग है, सहायक जनन अंग है मादा में। उसमें सबसे पहली हेडिंग क्या है हमारी? अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी, जिसे ओविडक्ट कहा जाता है। अब सबसे पहले मैं इसका आपको चित्र बताता हूं क्या है। तो ये है बेटा हमारे पास चित्र है। किसका डायग्राम है? तो ये हमारे पास डायग्राम है किसका? मादा जननांग का। किसका है? मादा जननांग का। आपने ये चित्र बचपन में भी बनाया होगा। यहां पर क्या पाए जाते हैं? फिमरी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फिमरी पाए जाते हैं। और यहां पर क्या होते हैं? हमारे अंडाशय स्थित होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? अंडाशय। तो इस अंडाशय के बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी। इस पूरी संरचना को हम कहते हैं अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी। ये जो आपको पूरी संरचना नजर आ रही है इसको कहते हैं ओविडक्ट, अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी। सबसे पहले किसको पढ़ा था हमने? अंडाशय को, इससे पहले वाले लेक्चर में। आज मैं बात करूंगा अंडवाहिनी, और इसके बाद अंडवाहिनी के बाद हम स्टार्ट करेंगे इस सेकंड वाली संरचना जो है, इस संरचना को। सेकंड स्ट्रक्चर हमारी क्या है? हालांकि इसके अंदर भी परतें पाई जाती हैं। इसके अंदर भी क्या पाई जाती हैं? परतें पाई जाती हैं। आगे चर्चा करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अंडवाहिनी डिंब वाहिनी। अब आपको इस अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी में 3 पार्ट नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले कितने पार्ट? 3। सबसे पहले तो देखिए ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है। सेकंड आपको ये फूला हुआ पार्ट नजर आ रहा है। और तीसरा आपको ये झालरदार या कीप जैसे या हाथ जैसी संरचना नजर आ रही है। तो अंडवाहिनी को मैं कितने भागों में बांटूंगा? 3 भागों में। कितने भागों में बांटूंगा? 3 भागों में।
कौन कौन से? तो हमारा जो पहला वाला ये जो भाग आपको नजर आ रहा है इसको इस्थमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको इस्थमस कहा जाता है। इसके बाद ये जो फूला हुआ भाग है इसे तुम्बिका एम्प्यूला कहा जाता है। गिर जाएगा बेटा, इधर गिर जाएगा। तो ये क्या है? इस्थमस है। ये क्या है? तुम्बिका को मैंने बताया जहां भी आपको शब्द सुनाई दे, शब्द दिखाई दे, तुम्बिका, वहां इंग्लिश वर्ड क्या आना चाहिए आपको याद? एम्प्यूला। और एम्प्यूला कहाँ पाया जाता है? मानव कान में भी पाया जाता है। और ये एम्प्यूला क्या है? ये एम्प्यूला किससे संबंधित है? ये एम्प्यूला निषेचन की क्रिया से संबंधित है। यानी कि अभी तक हम 10th क्लास में क्या पढ़ते हैं बेटा कि ये जो फैलोपियन नलिका है या अंडवाहिनी, इसमें निषेचन की क्रिया होती है। लेकिन अब हम बड़े लेवल पर आ चुके हैं तो हमें क्या याद रखना है कि निषेचन की क्रिया वास्तव में कहाँ होती है? इस एम्प्यूला वाले भाग में होती है। हालांकि इस एम्प्यूला के आगे और भी एक छोटा सा पार्ट आएगा, एम्प्यूला में ही हम एक और पार्ट देखेंगे, इसका नाम भी आगे चर्चा करेंगे। वहां पर जाके क्या होती है? निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। और ये जो आपका तीसरा पार्ट है ये है हमारे पास पक्षमावी की है या पक्षमावी कीपक अंडकीप, पक्षमावी कीपक अंडकीप। तो ये 3 भाग हैं। लेकिन ये तो हमारे पास थोड़ा सा चित्र हुआ है, इंट्रोडक्शन हुआ एक प्रकार से किसका? अंडवाहिनी का। अब मैं पहले हमारे इस संरचना के बारे में, इस अंडवाहिनी के बारे में थोड़ी सी 2 लाइन लिखता हूं। तो यहां से आपको लिखना स्टार्ट करना है। मैंने नाम बता दिए हैं। 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे किसको? अंडवाहिनी को। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं डिटेल। यहां तक का चित्र मैं हटा देता हूं क्योंकि सेम साइड कहां होगी? लेफ्ट साइड में होगी। चलिए सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि यह एक कैसी संरचना है? कुंडलित संरचना है। कैसी संरचना है? कुंडलित संरचना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए कितनी अंडवाहिनी पाई जाती है? तो मादा में 2 अंडवाहिनी पाई जाती है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले कि मानव में या मादा में एक जोड़ी यानी कि 2 अंडवाहिनियां पाई जाती हैं। कितनी अंडवाहिनियां पाई जाती हैं? 2 अंडवाहिनियां पाई जाती हैं जो कि कैसी संरचना है? नलिकाकार एवं कुंडलित, जो कि नलिकाकार यानी ट्यूबुलर, नलिकाकार एवं कुंडलित पेशीय संरचना है। जो मादा है उसमें एक जोड़ी अंडवाहिनियां पाई जाती हैं जो कि नलिकाकार एवं कुंडलित पेशीय संरचना है। कैसी संरचना है? नलिकाकार है, कुंडलित है। इसके बाद देखिए ये कहां से प्रारंभ होती है? तो ये अंडाशय से स्टार्ट होती है, अंडाशय के बाद स्टार्ट होती है। और कहां पर जाकर खुलती है? तो गर्भाशय में जाकर खुलती है। तो क्या लिखेंगे? यह कहां पर जाकर खुलेगी इसके बारे में बात करते हैं। पहले इसकी लंबाई और देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। प्रत्येक जो अंडवाहिनी है उसकी लंबाई है 10 से 12 सेंटीमीटर। अगले स्टार में बात करते हैं। तो ये अंडाशय यानी कि ओवरी से कहां तक? गर्भाशय, यूटेरस। ये कहां से? अंडाशय से कहां तक? गर्भाशय तक फैली होती हैं। कहां तक फैली होती हैं? तो ये फैली होती हैं अंडाशय से लेकर कहां तक? गर्भाशय। अंडाशय बोले तो ओवेरी और गर्भाशय बोले तो हमारे पास इसका मतलब क्या होता है? इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूटेरस। अब इसके यानी कि इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में इसे विभाजित किया जा सकता है? 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको नाम बताए थे। कौन कौन से नाम हैं? तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली है हम यहां से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? अंडाशय के पास से। तो इसका नाम क्या दिया था हमने? इसका नाम दिया था पक्षमाविकीय या पक्षमावी ऑब्लिक
कीपक अंडकीप, पक्षमाभी या कीपक अंडकीप। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है सर, पक्षमाभी। और पक्षमाभ को बेटा सीलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है पक्षमाभ को? याद कीजिएगा, पक्षमाभ को सीलिया बोला जाता है। जबकि जो कशाभ होता है, क्या होता है कशाभ, उसे फ्लैजिला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लैजिला। ये दोनों शब्द आपको याद होने चाहिए। यानी कि पक्षमाभी, यानी कि इस कीप के अंदर क्या होंगे? पक्षमाभ होंगे। हालांकि पूरी जो हमारे पास डिंब वाहिनी या अंड वाहिनी होती है, इसमें पूरी में क्या पाए जाते हैं? पक्षमाभ पाए जाते हैं। तो यानी पक्षमाभी की ये संरचना है। तो मैं पक्षमाभी को क्या लिखूंगा? सिलिएटेड। क्या लिखूंगा? सिलिएटेड लिखूंगा। सिलिएटेड क्या लिखेंगे? सिलिएटेड किसके लिए लिखा है हमने? पक्षमाभी के लिए। और आगे क्या लिखेंगे? ओविडक्ट। और कीपक के लिए क्या लिखा जाता है? फनल। क्या लिखा जाता है? फनल। तो ये इसका इंग्लिश में नाम हो गया, सिलिएटेड या ओविडक्ट फनल। सिलिएटेड या ओविडक्ट फनल। अब देखिए जैसा कि नाम से पता चल गया, पहली बात क्या सर, ये पक्षमाभी की होगी। कैसी होगी? पक्षमाभी। सर ये नाम गलत लिख दिया है, थोड़ा सा शब्दों में गड़बड़। पक्षमाभी, जब पक्षमाभी है, पक्षमाभी या कीपक अंडकीप। अब कीपक का मतलब क्या होता है? कीप जैसी संरचना। क्या होता है? कीप जैसी संरचना। तो ये हमारे पास क्या है? ये एक कीप होती है। ये क्या होती है हमारे पास? कीप। यानी कि इसकी संरचना जो अंडवाहिनी है, इसकी प्रारंभ में संरचना कैसी होगी? कीप के समान होगी। और इस पर जो उंगली जैसे प्रवर्ध होंगे, जिन्हें झालर या फिमरी कहते हैं। क्या होंगे? इस पर झालर या फिमरी कहते हैं इन संरचनाओं को। जो उंगली जैसी संरचनाएं हैं इनको कहते हैं झालर। तो इस चीज को हम क्या करेंगे? लिखेंगे। और एक और चीज कि जहां पर जैसे कीप में यहां पर हॉल होता है, वैसे ही इस ओविडक्ट में भी यहां पर क्या है? हॉल है। क्यों है सर हॉल? क्योंकि यहां से अंडाणु को ग्रहण किया जाएगा और आगे ओविडक्ट में, आगे अंडवाहिनी में इसको भेजा जाएगा। तो इसके बारे में हम लिखते हैं। तो हेडिंग क्या लगाई हमने? सबसे पहले पक्षमाभी या कीपक अंडकीप। तो क्या लिखेंगे? यह कीप के समान, यह कीप के समान संरचना है। किसके समान संरचना है? तो यह कीप के समान संरचना है जिसके चारों ओर, अंगुली समान प्रवर्ध, एक्स्ट्रा क्रॉप पाई जाती हैं। जिसके चारों ओर अंगुली समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंगुली समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें झालर फिमरी, कहते हैं। तो इनका नाम क्या है? इस संरचना का नाम क्या है? जैसे ये हमारे पास कीप है, तो ऐसे क्या पाई जाएगी? इन उंगली जैसी संरचनाओं को कहा जाता है फिमरी, झालर। क्या काम है? तो इनका काम है बेटा अंडाशय को पकड़े रखना। इसका काम क्या है? अंडाशय को अपनी स्थिति पर बनाए रखना। तो सबसे पहला पार्ट क्या हुआ हमारे पास? कीपक अंडकीप या पक्षमाभी अंडकीप। पक्षमाभी अंडकीप या कीपक अंडकीप। अब इसके बारे में क्या है? एक जो हमारे पास जो छिद्र है उसके बारे में लिखते हैं, उसको ओस्टियम कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे हमारे अगली लाइन में? क्या लिखेंगे कि कीप नुमा संरचना में या कीप नुमा संरचना के मध्य में एक छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यहां पर एक हॉल पाया जाएगा। मान लीजिए मैंने ये बना दिया यहाँ पर, वास्तव में ये बाहर से दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हुआ है बेटा, जैसे मान लो ये अंडाशय है, तो ये हमारा क्या मान लिया हमने? कीपक अंडकीप। ये कीप जैसी संरचना है। तो मान लो इसको अंडाशय को ऐसे पकड़ा हुआ है, तो हॉल बाहर से कहाँ दिखाई देगा? हॉल कहाँ होगा बेटा? यहाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो अंडाशय है इससे क्या निकलने वाला है? अंडाणु निकलेगा। और जैसे ही अंडाणु निकलेगा इसे कहाँ भेजना है? फैलोपियन नलिका में भेजना है। तो यहाँ फैलोपियन नलिका में जाने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर हॉल होना चाहिए। तो कीप नुमा संरचना के मध्य में एक छिद्र पाया जाता है जिसमें अंडाणु प्रवेश करता है। इसे ओस्टियम
इसे ओस्टियम कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ओस्टियम। अब ओस्टियम का मतलब ही होता है क्या बेटा? छिद्र। ओस्टियम का मतलब क्या होता है? छिद्र होता है। तो यानी कि जो हमारे पास कीप जैसी संरचना है, इसमें एक हॉल है जिसे नाम क्या दिया है हमने? ओस्टियम। इसको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि अंडाशय से निकला हुआ अंडाणु, अंडाशय से निकला हुआ अंडाणु फैलोपियन नलिका में किस अंग द्वारा या किस भाग द्वारा प्रवेश करता है? किस भाग द्वारा प्रवेश करता है? अब यहाँ पर दो आंसर सही हो सकते हैं क्या? एक तो हो सकता है कीपक अंडकीप, कीपक अंडकीप, ये भी सही होगा, लेकिन कब सही होगा? जब ऑप्शन में ऑस्टियम नहीं हो। लेकिन जब ऑप्शन में ऑस्टियम हो, कीपक अंडकीप हो, दोनों ही हो, और तीसरा चौथा कोई भी हो सकता है, तो हमें आंसर देना है बेटा ओस्टियम। क्या आंसर देना है तब हमें? ओस्टियम। क्योंकि मेन पार्ट क्या है? वो हॉल है जिससे अंडाणु कहाँ प्रवेश करेगा? फैलोपियन नलिका में प्रवेश करेगा। तो ये हुआ हमारा अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी का पहला पार्ट, पक्षमावी या कीपक अंडकीप। इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर हम चलते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ। चलिए, इसके बाद हमारे पास जो अंडवाहिनी का दूसरा भाग है, जिसे हम तुम्बिका या एम्प्यूला कहते हैं, तुम्बिका या एम्प्यूला। तो जैसा कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर उसमें भी कुछ में, एम्प्यूला का मतलब क्या है बेटा? कोई भी फूला हुआ भाग। जैसे इसमें हमें ये भाग हमें कुछ फूला हुआ नजर आ रहा है, तो इसको नाम क्या देंगे हम? एम्प्यूला। तो यह क्या होगा? यह अंडवाहिनी का छोटा एवं कुछ फूला हुआ भाग है। यह अंडवाहिनी का छोटा एवं कुछ फूला हुआ भाग है जिसमें निषेचन, फर्टिलाइजेशन बेटा एस की जगह जेड भी आ जाए तो भी दिक्कत नहीं करनी है ना। जिसमें निषेचन, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि मानव या मादा में किस स्थान पर, किस भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो यह वह भाग है, एम्प्यूला वो भाग है जहां पर मानव में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। और मानव में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? देखिए, जनन किस प्रकार का पाया जाता है और निषेचन किस प्रकार का पाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो सबसे पहली बात मैं बात करता हूं जनन की। तो मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। कौन सा जनन पाया जाता है बेटा? लैंगिक जनन। और अगर मैं बात करूं निषेचन की, तो निषेचन बेटा दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य निषेचन और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? ऐसा निषेचन जो मादा के शरीर से बाहर होता है, जैसे कि मेंढक में, सांपों में, इनमें क्या पाया जाता है? बाह्य निषेचन पाया जाता है। जबकि आंतरिक निषेचन क्या होता है? वह निषेचन जिसमें निषेचन की क्रिया कहाँ हुई? मादा के शरीर के अंदर। तो मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? मादा जनन तंत्र में होती है, यानी कि बॉडी के अंदर होती है, तो इसको करेंगे। तो हमने बात की मानव में जनन तो कौन सा होगा बेटा? लैंगिक जनन। कौन सा जनन? लैंगिक जनन। और अगर हम बात करें निषेचन की, इसको पेज के ऊपर नोट कर लेना। अगर हम बात करें किसके लिए? मानव के लिए। मानव में बात करें जनन तो लैंगिक जनन, और निषेचन की बात करें तो आंतरिक निषेचन। कौन सा निषेचन? आंतरिक निषेचन। कहाँ होता है? तो अंडवाहिनी के किसमें? एम्प्यूला में, तुम्बिका में। एम्प्यूला लिख लेते हैं हम, अंडवाहिनी के एम्प्यूला में। हालांकि अब इस एम्प्यूला के बारे में और अंदर डीप में जाकर अध्ययन करेंगे, वहां पर एक और नया शब्द आपको निकल के सामने आएगा। तो ये हो गया हमारा द्वितीय पार्ट, इसको नोट कर लेना पेज के ऊपर। ये हो गया हमारा दूसरा भाग अंडवाहिनी का। दूसरा भाग कौन है? एम्प्यूला है, तुम्बिका है। अंडवाहिनी का छोटा और फूला हुआ भाग है जिसमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तीसरा, अब जो हमारे पास जो बाकी की संरचना ये बची है, इसको कहते हैं हम इस्थमस। इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको इस्थमस कहा जाता है। इस्थमस ये क्या है? तो यह लगभग एक सीधी नलिकाकार संरचना है। यह एक सीधी नलिकाकार
यह एक सीधी नलिकाकार संरचना है। कैसी संरचना है? नलिकाकार संरचना है। लेकिन अब ये क्या होगी बेटा? अंदर से खोखली होगी। क्या होगी? अंदर से खोखली होगी। इस खोखले भाग को ल्यूमेन कहा जाता है। नलिकाकार संरचना है जो अंदर से खोखली होती है। अब खोखली होने का मतलब क्या है बेटा? इस खोखले भाग को क्या कहेंगे हम? गुहा कहेंगे, कैविटी कहेंगे। तो अंदर से खोखली होती है जिसे गुहा, कैविटी कहते हैं। और इस कैविटी को हम नाम देंगे यहां पर ल्यूमेन। तो जिसे गुहा कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे हम? ल्यूमेन कहेंगे, ल्यूमेन। यानी कि इस कैविटी का नाम क्या? देखो कैविटी बेटा क्या है? जैसे दांत के अंदर हमने पढ़ा होगा पल्प कैविटी, जिसमें कि पल्प भरा होता है। तो इसी प्रकार से इस कैविटी को गुहा को नाम क्या दिया है हमने? ल्यूमेन, जिसे ल्यूमेन कहते हैं। और याद कीजिए, जब हम छोटी आंत की संरचना आपने पढ़ी हो तो ऐसे प्रवर्ध पाई जाते हैं। तो ये जो भाग है जहां पर छोटी आंत में भोजन पड़ा रहता है, इसको भी हम क्या नाम देते हैं? ल्यूमेन नाम देते हैं। तो ल्यूमेन क्या है बेटा? एक गुहा है। ल्यूमेन क्या है? एक कैविटी का नाम है। तो क्या कहा? इसको क्या नाम दिया जाता है? ल्यूमेन कहा जाता है। अब देखिए अगली बात क्या लिखनी है हमें कि यह जो क्या है? इस्थमस है, ये कहां पर जाकर खुलती है? तो इस भाग को तो हम कहते हैं यूटेराइन। इस भाग को तो कहते हैं हम यूटेराइन। और ये कहां खुलती है? तो ये हमारा कौन सा भाग है? गर्भाशय। ये कौन सा भाग है? गर्भाशय। तो अगला स्टार हम इस्थमस में क्या लगा के लिखेंगे कि यह कौन? इस्थमस। यह गर्भाशय में खुलती है। यह कहाँ खुलती है? गर्भाशय में खुलती है। एवं इसके गर्भाशय में खुलने वाले भाग को, या फिर इसी को, इसके गर्भाशय में खुलने वाले भाग को, या इस शब्द की जगह, इस लाइन की जगह मैं क्या नाम दे सकता हूं कि गर्भाशय और अंडकीप, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका, गर्भाशय या अंडवाहिनी, या फिर मैं ऐसे कह दूं कि गर्भाशय और इस्थमस को जोड़ने वाले भाग को यूटेराइन कहते हैं। तो शब्द ध्यान से पढ़िएगा क्या कहा है। जैसे क्वेश्चन में आ गया तो शब्द ध्यान से पकड़े, क्या पूछा है, क्या कहा है, क्या प्रश्न में पूछा है। गर्भाशय और हमारे पास, अब इसको हम नाम दे सकते हैं अंडवाहिनी, या इसको मैं कह सकता हूं इस्थमस। तो गर्भाशय और इस्थमस के जंक्शन को क्या कहेंगे? जंक्शन बोले तो जोड़ने वाला पॉइंट। तो यह गर्भाशय में खुलती है एवं गर्भाशय में खुलने वाले भाग को यूटेराइन कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है? यूटेराइन नाम दिया जाता है। किसको? इस्थमस और गर्भाशय के जंक्शन पॉइंट को। इस्थमस और गर्भाशय के जंक्शन पॉइंट को कह दो, या फिर हम अंडवाहिनी और गर्भाशय के जंक्शन पॉइंट को कह दो। तो ये यहां पर समाप्त होता है हमारा पहला सहायक जननांग, जो कि कौन है? अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी का मुख्य काम क्या है? कार्य की बात करते हैं तो यहाँ से अंडाशय से जो कौन होंगे? मुक्त होंगे अंडाणु। अंडाशय से कौन मुक्त होगा? अंडाणु। तो अंडाणुओं को कहाँ भेजना? गर्भाशय तक भेजना। अंडाशय से जो मुक्त हुए हैं अंडाणु, उनको पहली बात गर्भाशय तक भेजना। और कब भेजेगा, कैसे नहीं भेजेगा, आगे बात करेंगे हालांकि उसके बारे में। और दूसरी बात, निषेचन की क्रिया भी कहाँ संपन्न होती है? अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में किस भाग में? एम्प्यूला भाग में। और एम्प्यूला वाले भी किस भाग में? तो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लें, आप नोट कीजिए। अब हमें एक और चीज़ है जो हमें इसमें याद रखनी है। वो क्या है कि जो समस्त जो अंडवाहिनी है, ये अंदर से बेटा कैसी होती है? पक्षमावी की होती है। कैसी होती है? पक्षमावी की। और इसकी जो अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं, आंतरिक सतह जो है इसकी, वो ग्रंथिल होती है। कैसी होती है? ग्रंथिल। यानी किसी न किसी पदार्थ का क्या करती हैं? स्त्रवण करती हैं। क्या करती हैं? स्त्रवण करती हैं किसी ऐसे पदार्थ का जिसके कारण अंडाणु की सुरक्षा हो सके। क्या हो सके? सुरक्षा। तो अगला स्टार लगा के हम क्या लिखते हैं इसमें कि संपूर्ण अंडवाहिनी की दीवार संपूर्ण अंडवाहिनी की दीवार संकुचनशील कैसी होगी? संकुचनशील एवं पक्षमावी है। पक्षमावी सिलेटेड होती है। तो संपूर्ण अंडवाहिनी की जो दीवार है या संपूर्ण अंडवाहिनी जो है वो संकुचनशील और पक्षमावी होती है। पक्षमावी का मतलब है, अगर मैं इसको काट के इसकी संरचना बनाऊं
तो ये क्या होगी, इसकी ल्यूमेन होगी, खाली स्थान होगा। यहाँ पर हमने मान लो ये क्या हो, ऐसे संरचना हो, इसको यहाँ से जोड़ दूँ मैं, है ना, चलो अच्छा सा बना देते हैं। ऐसे यहाँ पर संरचना होगी जिसे हमने एफएमडी कहा था। तो यहाँ पर क्या होगी, इसमें जो कोशिकाएं होंगी वो कुछ ऐसी होंगी जिसमें क्या होंगे, सूक्ष्मांकुर होंगे। इसी प्रकार से ये इधर वाली कोशिकाएं भी होंगी। तो ये क्या है बेटा, पक्षमावी होती है। और दूसरी बात, ये कैसी होती है, संकुचनशील, मतलब इसमें थोड़े संकुचन होती रहती है। क्यों होती है सर संकुचन, क्योंकि याद कीजिए यहाँ पे क्या है, हमारा गर्भाशय होगा। क्या होगा, गर्भाशय। तो यहाँ से क्या आ रहे हैं, यहाँ से शुक्राणुओं का प्रवेश होता है। और अंडाणु कहाँ से आता है, यहाँ पर क्या होगा, अंडाशय होगा। और यहाँ पर ऑस्टियम होगा। तो यहाँ से क्या आता है, और इसको मैं मान लूँ, अब क्या मान लूँ, एम्प्यूला। तो यहाँ इस ऑस्टियम से होकर यहाँ पर अंडाणु पहुँच चुका होगा। क्या होगा, ये अंडाणु होगा। और यहाँ से ये क्या आ रहे हैं, शुक्राणु आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, शुक्राणु आ रहे हैं। तो इस भाग में शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं और निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो इसके संकुचनशील होने का क्या फायदा है कि जब ये संकुचनशील होगी, अब दो फायदे यहाँ पर शुक्राणु को प्राप्त होने। एक तो उनके पास क्या है, पूंछ है, जिसके कारण वो गति कर सकता है, गति करते हुए आगे बढ़ सकता है। और दूसरी बात, ये जो अंडवाहिनी है, इसकी दीवार भी क्या कर रही है, संकुचन कर रही है। इसके कारण क्या होगा, ये शुक्राणु आराम से कहाँ पहुंचेंगे, अंडाणु के पास, और निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो संपूर्ण अंडवाहिनी की दीवार संकुचनशील एवं पक्षमावी होती है। कैसी होती है, संकुचनशील एवं पक्षमावी होती है। एवं यह जो है संरचना या एवं इसकी श्लेष्मिक उपकला, यानी कि जो इसकी उपकला है या कोशिकाएं हैं या जो परत है इसकी, लाइट जा चुकी है बेटा, गर्मी बहुत लग रही है यहाँ पर। एवं इसकी श्लेष्मिक उपकला द्वारा कुछ पदार्थों का या ऐसे लिख दें, इसकी उपकला जो श्लेष्मिक उपकला है द्वारा, उसके द्वारा गाढ़े द्रव का, किसका, गाढ़े द्रव का, एवं गाढ़े एवं लसलसे, या यहाँ लिख देते हैं हम गाढ़े एवं लसलसे द्रव का स्त्रवण किया जाता है। इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा क्या होता है, एक तरल पदार्थ का स्त्रवण किया जाता है। किसका, तरल पदार्थ का स्त्रवण किया जाता है, जो कि कैसा होगा, ये गाढ़ा एवं लसलसा होगा, यानी कि चिकना होगा, गाढ़ा एवं चिकना होगा। तो स्त्रवण किया जाता है जो, अब इसका काम क्या है, जो अंडाणु की सुरक्षा करता है। इसका काम क्या हो गया, अंडाणु की सुरक्षा करना। तो यहाँ पर हमारी जो पहली हेडिंग है वो अब जाके कंप्लीट होती है। ठीक है, अब जाके हमारी जो पहली हेडिंग है आज की वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं, हमारी सेकंड हेडिंग जो है आज की वो है यूटेरस, गर्भाशय। तो हम डालेंगे आज की हमारी सेकंड हेडिंग गर्भाशय, यूटेरस। गर्भाशय, इसे आम भाषा में बच्चादानी या बुम्ब कहा जाता है। बच्चादानी नॉर्मल शब्द है, इसे बच्चादानी या बुम्ब भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है बच्चादानी, गर्भाशय को कहा जाता है। यानी कि यह वह संरचना है, वह अंग है जहां पर बच्चे का डेवलपमेंट या विकास होता है। तो बच्चे का विकास किस संरचना में होता है, गर्भाशय में होता है। तो इसे बच्चादानी या बुम्ब भी कहते हैं। ये क्या होता है, जिसका आकार या इसका आकार उल्टे नाशपाती के समान होता है। इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है उल्टे नाशपाती के समान। मतलब ये हमारे पास मान लो क्या है, गर्भाशय है। ये क्या है, गर्भाशय, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब होंगी ऐसे। तो ये जो हमारे पास गर्भाशय है, अगर मैं इसको उल्टा करके देखूं तो एक नाशपाती की जैसी संरचना बनती है। तो इसको क्या कहा हमने कि इसका आकार उल्टे नाशपाती के समान होता है। कैसा होता है, तो याद रखना है, गर्भाशय का आकार उल्टे नाशपाती के समान होता है। एक या दो बार ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया है। मादा जनन तंत्र में या मादा जनन तंत्र का वह कौन सा भाग है जिसकी आकृति नाशपाती के समान होती है। तो आंसर होगा हमारे पास
गर्भाशय, अगर गर्भाशय नहीं है तो वहां पर आपको बुंब मिल सकता है, और अगर बुंब नहीं है तो वहां पर बच्चादानी मिल सकता है। तो तीनों एक के ही नाम है। इसका आकार कैसा होगा? उल्टे नाशपाती के समान होता है। अब आगे बात करूं कि गर्भाशय स्थित कहाँ होता है, तो बेटा ये भी वहीं होगा जहां पर अंडाशय थे, यानी कि श्रोणी प्रदेश में, श्रोणी भाग में। यह श्रोणी भाग में पेल्विक रीजन, यह श्रोणी भाग में स्थित होता है। इसके आकार की अगर मैं बात करूं तो बेटा आकार किसके समान? उल्टे नाशपाती के समान। लेकिन आकार में क्या बात करें हम? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कितनी होगी? तो 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। आकार कितना है? 2.5 का 2.5 में 2.5 और जोड़ दो, दोगुना कर दो 5, और 5 में फिर से 2.5 जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 7.5। तो 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर क्या है? इसकी लंबाई, चौड़ाई और क्या है? मोटाई। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। इसका जो आकार है यह भी एक बार नीट के पेपर में पूछा जा चुका है। यह भी एक बार नीट के पेपर में पूछा जा चुका है और ये ऑप्शन था और ये सही था। तो इसका आकार उल्टे नाशपाती के समान होता है, यह श्रोणी भाग में स्थित होता है, और इसके हमने साइज की भी बात कर ली है। और एक चीज और क्या लिखनी है हमें? एक लाइन और लिखनी है कि इसमें आकर इसमें दोनों अंडवाहिनियां यानी कि ओविडक्ट्स आकर खुलती है। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो दोनों अंडवाहिनियां हैं, दोनों डिंब वाहिनियां जो है वो इधर उधर से आकर खुलती है। अब क्या होता है कि इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। मैं एक बार इसका चित्र बना देता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया स्क्रीनशॉट? एक बार इसका चित्र देखेंगे और फिर इसके दोनों जो पार्ट हैं उनकी बात करेंगे। तो ये सबसे ऊपरी जो भाग होता है इसको फंडस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंडस। यहां पर आकर कौन खुल गई होगी? जहां पर दोनों अंडवाहिनियां, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। तो ये क्या है? अंडवाहिनी के लिए जगह है, और ये क्या है? हमारे पास गर्भाशय। क्या है? यूटेरस है। वास्तव में इस यूटेरस पर कितने आवरण होते हैं? 3 आवरण होते हैं, अभी बात करेंगे। सबसे पहले मैं चित्र बना देता हूं। सबसे पहले मैंने यूटेरस का क्या बना दिया है? चित्र बना दिया है, और एक परत और लगा देते हैं यहां पर। इसको थोड़ा सा उसको पास में ले जाता हूं। ये लीजिए, ये हमने चित्र बना दिया है। आपको 3 परतें दिखाई दे रही हैं। अब देखो, ये हमारे पास जो गर्भाशय है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? तो इस ऊपरी भाग को काय, बॉडी या फंडस कहा जाता है। काय, बॉडी, फंडस। अब एक चीज आपको याद आ रही होगी, नहीं आ रही है तो ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको याद आ रहा है फंडस नाम सुन के तो बहुत अच्छी बात है। आमाशय, आमाशय में 3 भाग होते हैं बेटा। कौन कौन से? तो सबसे पहले होता है हमारे पास कॉर्डिया, तीसरा होता है हमारे पास पाइलोरिक, और जो दूसरा पार्ट है, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, आमाशय का 80% भाग बनाता है, वो कौन होता है? फंडस या फंडिक। तो फंडस एक तो आमाशय में भी पाया जाता है, और जो फंडस जो है वो गर्भाशय में भी पाया जाता है। और दूसरा क्या है हमारे पास? इस संरचना को कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा, इस पूरे भाग को क्या कहा जाता है? गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है। तो जो गर्भाशय है उसके 2 पार्ट हैं, एक तो है फंडस और दूसरा है गर्भाशय ग्रीवा। तो हमने क्या लिखा कि गर्भाशय को 2 भागों में, एरो लगाकर लिखा है, गर्भाशय को 2 भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं फंडस या काय, फंडस या काय। तो देखिए कहाँ है? गर्भाशय का सबसे ऊपरी भाग है। कहाँ है? गर्भाशय का ऊपरी भाग,
और यह कैसा है, तो यह गुंबदाकार है बेटा। कैसा भाग है? गुंबदाकार भाग है, क्योंकि ये 2D स्ट्रक्चर है। जब 3D स्ट्रक्चर इसके देखें तो ये कैसा आवरण होगा, एक गुंबद के समान पूरी चारों तरफ से इसको घेरे होगा। चारों तरफ से नहीं, ऊपर से, चारों तरफ से नहीं, जैसे कि डायफ्राम होता है। डायफ्राम किसको घेरे हुए है? उदर गुहा को पूरी ऊपर से घेरे हुए है। ये इसको छत के समान कहते हैं, लेकिन छत कैसी हो, बीच में से थोड़ी सी उठी हुई हो। तो ये क्या होता है? गर्भाशय का ऊपरी भाग है जो गुंबदाकार होता है। तो यह गर्भाशय का ऊपरी गुंबदाकार, यह गर्भाशय का ऊपरी गुंबदाकार भाग है। कैसा भाग है? गुंबदाकार। अब इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं हम, क्या कि गर्भाशय का ऊपरी भाग जो गुंबदाकार होता है क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। क्या कहलाता है? फंडस। और दूसरा भाग हमारे पास क्या है? दूसरा भाग है हमारे पास गर्भाशय ग्रीवा। दूसरा भाग क्या है? गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा बोल दो या गर्भाशयी ग्रीवा बोल दो। क्या है हमारे पास दूसरा भाग? गर्भाशय ग्रीवा, जिसे सर्विक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्विक्स। तो देखिए, यह गर्भाशय का निचला या अंतिम कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? निचला या अंतिम। हम बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट किसका? गर्भाशय का। तो गर्भाशय को हमने देखा अभी तक कि 2 पार्टों में बांटा गया है। बीच में थोड़ा सा पार्सल आ गया था, उसको लेने चला गया था, वीडियो को रोककर वापस आया। क्या है? फंडस। अभी बताएंगे बट इंतजार मत करो, पार्सल बहुत अच्छी चीज है, तुम्हारे काम की चीज है पार्सल। अभी खोलेंगे, वीडियो नहीं उसका, नो टेंशन। तो गर्भाशय को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक तो काय है, फंडस है, और दूसरा हमारे पास क्या है, जिससे नाम दिया हमने गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स। इसमें हम लिख रहे थे कि यह जो गर्भाशय है इसका निचला, संकीर्ण और अंतिम भाग है। तो क्या लिखेंगे? यह गर्भाशय का अंतिम, निचला, अंतिम, निचला एवं संकीर्ण भाग है। अब सर संकीर्ण का मतलब क्या है? संकीर्ण का मतलब होता है बेटा सकड़ा। यहां पर देखिए इसकी चौड़ाई ज्यादा है। हमने बात भी की आकार कैसा होता है, उल्टे नाशपाती के समान। तो नाशपाती नीचे से क्या होता है? फुला हुआ। तो ये चौड़ा भाग है, जबकि ये संकीर्ण भाग है, मतलब सकड़ा भाग है। तो यह गर्भाशय का अंतिम, निचला एवं संकीर्ण भाग है, जो आगे इस भाग को कहते हैं हम योनि। इस भाग को क्या नाम देंगे? योनि, जो कि बाहर की साइड मादा जननांगों में किसमें खुलेगी? वल्वा में खुलेगी। वल्व, जिसे हम अगले लेक्चर में शूट करेंगे। तो क्या कहा हमने? जो गर्भाशय है उसमें 2 पार्ट हैं। सबसे पहले ऊपर फंडस है, उसके बाद ये गर्भाशय ग्रीवा है। गर्भाशय ग्रीवा कहाँ खुलती है? योनि में, और योनि खुलेगी बाहर भाग में, शरीर से बाहर की ओर। तो यह गर्भाशय का अंतिम, निचला एवं संकीर्ण भाग है, जो आगे चलकर या आगे जाकर कहाँ? योनि, वेजाइना में खुलती है। तो गर्भाशय ग्रीवा जो है वो कहाँ, ये जो गर्भाशय ग्रीवा है ये कहाँ खुलेगी? योनि में खुलेगी। तो गर्भाशय के 2 पार्ट हुए, फंडस ऊपरी भाग है, और जो है हमारे पास गर्भाशय ग्रीवा है, ये संकीर्ण और निचला भाग है। अब देखिए, अब क्या है कि गर्भाशय ग्रीवा जो है इसकी गुहा को, जो गर्भाशय ग्रीवा है इसकी गुहा को हम ग्रीवा नाल कहते हैं। क्या लिखेंगे? गर्भाशय ग्रीवा। ग्रीवा बोले तो गर्दन, ये क्या भाग है? गर्दन वाला भाग है। तो गर्भाशय ग्रीवा की गुहा को, गर्भाशय ग्रीवा की गुहा, गुहा बोले तो वही जो अभी बताई मैंने, कैविटी, खाली भाग। तो गर्भाशय ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल क्या नाम दिया गया है? ग्रीवा नाल, सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल। तो इस भाग को हम क्या नाम दे सकते हैं? इसकी गुहा को। देखिए भाई, पूरी संरचना तो क्या है? क्या है हमारे पास? पूरी संरचना गर्भाशय ग्रीवा है, और गर्भाशय जो ग्रीवा है उसमें खाली भाग है, उसमें कैविटी है। उस कैविटी को नाम क्या दिया है हमने? सर्वाइकल कैनाल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? सर्वाइकल कैनाल। तो गर्भाशय ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं। क्या नाम दिया है? ग्रीवा नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीवा नाल। इसके बाद क्या है कि अब जो हमारे पास ग्रीवा नाल है, सर्वाइकल कैनाल है, एंड सेकंड पार्ट जो इसके नीचे आ रहा है वो योनि है।
अब आपको मैंने बता चुका हूं कि इसको बच्चादानी कहते हैं, किसको? गर्भाशय को। गर्भाशय के दो पार्ट हो गए। इस गर्भाशय में कौन स्थित होता है? इस गर्भाशय में जो गर्भस्थ भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है, वो कहाँ स्थित होगा? यहीं पर होगा, गर्भाशय में स्थित होता है। और वास्तव में गर्भाशय में 3 परतें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी परत में बच्चा स्थित होता है उसके भी बारे में बात करेंगे। तो इसमें कौन स्थित होता है? बच्चा स्थित होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म जिस नाल से होकर लेता है उसको वर्त कैनाल कहते हैं, जन्म नाल कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? जन्म नाल। तो यहाँ पर देखिए, जन्म नाल में 2 नालें मिलकर काम करेंगी। कौन कौन सी नाल? एक तो योनि भी मिलकर काम करेगी, और दूसरा हमें इसको क्या नाम दिया है? इसको नाम दिया है हमने ग्रीवा नाल। तो यानी कि ग्रीवा नाल और योनि दोनों मिलकर जन्म नाल, वर्त कैनाल का निर्माण करेंगे। क्या लिखूंगा? क्या कहा मैंने कहा कि ग्रीवा नाल यानी कि सर्वाइकल कैनाल क्या होती है, ये लिखा हुआ है। तो ग्रीवा नाल एवं योनि मिलकर, योनि वेजाइना, ग्रीवा नाल एवं योनि मिलकर किसका? जन्म नाल का, जन्म नाल, बर्थ कैनाल का निर्माण करती है। कौन कौन मिलकर करती है? जन्म कैनाल का नाल। अच्छा, जन्म कैनाल क्या है? यह वह नाल है, वह मार्ग है जहां से बच्चा माता के शरीर से बाहर निकलता है। जन्म कैनाल क्या है? वर्त कैनाल क्या है? जन्म नाल, वर्त कैनाल। बेटा कैनाल का मतलब होता है नली, कैनाल बोले तो नली, नाल बोल दो। यहाँ पर बच्चा है, माता के शरीर से उसको क्या करना है? बाहर आना है। और जो 9 महीने का गर्भावधि होती है, 9 महीने की गर्भावधि होती है, उस 9 महीने की गर्भावधि की समाप्ति के बाद ये क्या होता है? जो गर्भस्थ शिशु है, गर्भस्थ जो बच्चा है, ये क्या करता है? बाहर आता है। तो इसको बाहर आने के लिए हम एक नाल का क्या करते हैं? नाम दिया गया है। नाल, क्या नाम दिया गया नाल को? जन्म नाल, यानी कि जिससे बच्चे का जन्म हो। इस बर्थ नाल को बनाने में, जन्म नाल को बनाने में 2 संरचनाएं काम आती हैं। एक तो योनि, योनि मार्ग से बाहर आता है बच्चा, और ये जो गर्भाशय ग्रीवा है, क्या है? गर्भाशय ग्रीवा, इसकी गुहा को हमने क्या नाम दिया? ग्रीवा नाल। तो 2 चीजें हो गई इसमें, क्या? एक तो ग्रीवा नाल और दूसरा योनि। तो जन्म नाल यानी कि बर्थ कैनाल का निर्माण कौन कौन करती हैं? तो आंसर होगा एक तो ग्रीवा नाल यानी कि सर्वाइकल कैनाल एंड योनि। कौन करेंगे? जन्म नाल या बर्थ कैनाल का निर्माण? तो ग्रीवा नाल, सर्वाइकल कैनाल एंड योनि। सर्वाइकल कैनाल क्या है? कि जो गर्भाशय ग्रीवा है उसकी गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं। यहाँ तक कि जो अभी तक मैंने मैटर समझा है इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में भी आप लिख सकते हो। अगर डाउट है तो उसके लिए, और जैसे बहुत सारे डाउट्स आते हैं बच्चों के, मुझे बता सकते हो, मैं उन डाउट्स पर एक वीडियो भी बना दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट से। हो गया? चलिए अब देखिए, जो हमारे पास गर्भाशय है इसमें वास्तव में 3 परतें होती हैं। वास्तव में कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं। ये हमने क्या बनाया है? ये हमने गर्भाशय बनाया है। इसमें वास्तव में कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं। ये इधर कौन खुलेंगी? अंडवाहिनियां खुलेंगी, ठीक है। यहां पर कौन है? योनि है। कौन कौन सी है? नाम सुनिएगा। पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। सेकंड इज मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंड थर्ड एंड लास्ट इज एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। These are the 3 layers on the uterus. These are the 3 layers on the uterus. मतलब अंग्रेजी भूल गया आज। ये गर्भाशय पर पाई जाने वाली 3 परतें हैं। गर्भाशय पर कितनी परतें होती हैं, या गर्भाशय के आवरणों के नाम लिखिए तो आंसर होगा हमारे पास पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरी, मायो एंड एंडो। सबसे आंतरिक परत कौन सी है? तो एंडोमेट्रियम होगी। सबसे आंतरिक परत कौन होगी? एंडोमेट्रियम होगी, जो कि मोटी होगी थोड़ी सी। मायोमेट्रियम ये सबसे ज्यादा मोटी होती है। मायो से ही याद करना है, मोटी। कैसी परत है? मोटी परत है। और जो पेरीमेट्रियम है, पेरी यानी होता है परिधि की ओर या बाहर की ओर कह सकते हैं, जैसे पर्यावरण, परि प्लस आवरण,
पेरी हिंदी में कहेंगे परी। पेरीमेट्रियम ये सबसे बाहरी परत है और सबसे पतली परत है। तो गर्भाशय पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न में से गर्भाशय पर पाई जाने वाली स्तर नहीं है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं? पेरीमेट्रियम सबसे बाहर, बीच में मायोमेट्रियम, एंड में एंडोमेट्रियम। अब इसके अलावा जो भी नाम आ जाए वो नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि गर्भाशय पर एरो लगाकर लिखेंगे, गर्भाशय पर 3 आवरण पाए जाते हैं। गर्भाशय पर 3 आवरण पाए जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि गर्भाशय की जो दीवार है वो मोटी होती है जिसमें 3 परतें पाई जाती हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो उसी को लिखते हैं हम। अच्छी लाइन है वो, क्या है कि गर्भाशय की दीवार मोटी, अच्छी लाइन ये है, सूटेबल गर्भाशय की दीवार कैसी होती है? मोटी। गर्भाशय की दीवार मोटी एवं अत्यधिक पेशीय होती है। पेशी मतलब इसमें पेशियां पाई जाती हैं। गर्भाशय की दीवार कैसी होगी? मोटी एवं अत्यधिक पेशीय होती है, जो 3 परतों से बनी होती है, जो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। नाम दिया मैंने पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। सबसे पहले ले रहा हूं मैं पेरीमेट्रियम। सर हिंदी नाम बताओ। परिगर्भाशय, क्या नाम है? परिगर्भाशय। अब तो हिंदी में बहुत सिंपल है, परि यानी कि चारों ओर, गर्भाशय यानी गर्भाशय, यानी कि वह परत जो गर्भाशय के चारों ओर पाई जाती है, यानी कि गर्भाशय के सबसे बाहर स्थित परत को हम क्या नाम देंगे? पेरीमेट्रियम नाम देंगे। तो क्या लिखेंगे? यह है गर्भाशय भर या गर्भाशय की सबसे बाहरी, यह गर्भाशय की सबसे बाहरी एवं पतली, यह गर्भाशय की सबसे बाहरी एवं पतली परत है। क्या है? सबसे बाहरी परत है पेरीमेट्रियम, और सबसे पतली भी होगी। दूसरी, पहला नाम देंगे इसको, दूसरी परत है हमारे पास, क्या है? मायोमेट्रियम। क्या है? मायोमेट्रियम, या इसको कहते हैं गर्भाशय पेशी स्तर, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है? पेशियां पाई जाती हैं। गर्भाशय पेशी स्तर मायोमेट्रियम, क्या नाम दिया गया है? गर्भाशय पेशी स्तर को मायोमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, गर्भाशय पेशी स्तर। तो ये क्या है? पहली बात, यह सेकंड लेयर है। किसके अंदर स्थित है? पेरीमेट्रियम के अंदर स्थित है। तो यह पेरीमेट्रियम के अंदर की ओर स्थित परत है, जो क्या नाम दिया है? पेशी स्तर, यानी कि पेशियों से मिलकर बना होगा, जो पेशियों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? तो पेशियों से मिलकर बनी होती है, इसलिए नाम क्या दिया? गर्भाशय पेशी स्तर, मायोमेट्रियम। और ये कैसी परत है बेटा? तो मोटी परत है। एक चीज जो हमने यहाँ लिखी थी, मोटी परत है, इसको भी लिख ली, यहाँ पर लिख लेना है। यह एक मोटा आवरण है, यह एक मोटा आवरण है या मोटी परत है। इसके बाद चलते हैं हम हमारे तीसरी हेडिंग। तीसरी परत क्या है? वो है हमारे पास एंडोमेट्रियम। सबसे आंतरिक परत क्या है? एंडोमेट्रियम, जिसे कहते हैं गर्भाशय अंतः स्तर। अंतः स्तर बोले तो सबसे आंतरिक स्तर। तो ये क्या करता है बेटा? अब देखिए, यहां पर ये पूरा खाली स्थान होता है जो गर्भाशय में है, ये पूरा स्थान क्या होता है? खाली होता है। ये तो 3 परत होंगी, यहां पर 3 परत होंगी, लेकिन इनके बीच का जो स्थान है वो क्या होता है? खाली होता है। ल्यूमेन कहेंगे इसको। अब खाली स्तर के चारों ओर कौन सी परत पाई जाएगी? तो हमारे पास आंसर होगा एंडोमेट्रियम। या फिर ऐसे कहते हैं कि गर्भाशय की दीवार की सबसे आंतरिक परत कौन होगी? तो आंसर फिर से होगा हमारे पास एंडोमेट्रियम। तो क्या लिखेंगे? यह, पहले इसको हटा देते हैं, यह
गर्भाशय आवरण की, किसके आवरण की? गर्भाशय के आवरण की। तो यह गर्भाशय आवरण की सबसे भीतरी परत है। कौन सी परत है? तो सबसे भीतरी परत है जो क्या करती है, गर्भाशय के अंदर का जो खोखला भाग है, यानी कि गर्भाशय की आंतरिक गुहा को, यह गर्भाशय आवरण की सबसे भीतरी परत है जो गर्भाशय आवरण, अब गर्भाशय की गुहा है तो इसको नाम देंगे हम गर्भाशयी गुहा। जो गर्भाशयी गुहा को आस्तरित करती है, आस्तरित करने का मतलब है बेटा लेयर बनाना, स्तर का निर्माण करना। तो जो गर्भाशय गुहा को आस्तरित करती है, तो गर्भाशय की जो आंतरिक कैविटी है, आंतरिक स्थान है, अंदर से खोखला है, उस खोखले भाग के चारों तरफ कौन होगी? एंडोमेट्रियम होगी। और यह वास्तव में वो परत होती है जहां पर गर्भस्थ शिशु का निर्माण होता है, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन के बाद, वो कहाँ एंट्री करेंगे? गर्भाशय में। और कहाँ, किस परत में आकर रुकते हैं? तो आंसर होगा फिर से एंडोमेट्रियम। तो सबसे इंपॉर्टेंट परत भी कौन सी होगी हमारे पास? जो हमारी तीसरी लेयर है एंडोमेट्रियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या लिखेंगे हम? कि निषेचित अंडाणु का रोपण, निषेचित अंडाणु का रोपण, इम्प्लांटेशन। क्या है इम्प्लांटेशन? तो जो सबसे पहला वीडियो जो डाला था वो कुछ परिभाषाओं को लेकर था, तो वहां से आप इस परिभाषा को देखिए। रोपण क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है, आरोपण या रोपण। तो निषेचित अंडाणु का रोपण, किसका रोपण? निषेचित अंडाणु का रोपण कहाँ होता है? एंडोमेट्रियम में ही होता है, एवं भ्रूण का विकास भी इसी में होता है। तो बेटा ये हो जाता है, यहां पर हमारा आज का दूसरी हेडिंग भी समाप्त होती है। क्या है दूसरी हेडिंग? गर्भाशय। पहली हेडिंग क्या पढ़ी? अंडवाहिनी, उसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। और यहां पर हमारे पास दूसरी हेडिंग थी गर्भाशय। इसमें 3 स्तर पाए गए थे, भाग कितने थे? 2। तो यहां पर हमारी आज का वीडियो हम बंद करते हैं, रोकते हैं। अभी बताएंगे आपको क्या है। हालांकि मैंने स्टैंड मंगाया है एक वीडियो बनाने के लिए। अभी तक के जितने वीडियो डाले थे वो एक जुगाड़ के माध्यम से थे। किसके माध्यम से थे? जुगाड़ के माध्यम से। और थोड़ा सा लाइटिंग का भी यहाँ पर प्रबंध नहीं था। तो अब स्टैंड आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि खोलकर इसको अगली वीडियो में दिखाएंगे। ये है हमारे पास स्टैंड। सर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, बड़ा ही है बेटा, महंगा भी है। किसके लिए मंगाया है? आपके लिए। आपके लिए और भी अच्छी क्वालिटी देंगे, टेंशन ना लें। बस ऐसे ही हमारे चैनल के साथ पढ़ाई करते रहें, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, पढ़ाई करते रहें। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, आप मेरी हेल्प करो। सर आपकी हेल्प कैसे करें? वीडियो देखो बस। इसलिए हेल्प कर रहा हूं बेटा क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे भी सिलेबस में हैं। सर आपके सिलेबस से मतलब? बेटा मैं भी तैयारी कर रहा हूं अपने एक कंपटीशन की, मैं भी अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं। और 11th और 12th की जो बायो है वो मेरा सिलेबस है उस कंपटीशन के लिए। तो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा हूँ और साथ में तुम्हारा भी काम हो रहा है, मेरा भी काम हो रहा है। तो डबल फायदा है, सहजीविता। इसी को तो कहते हैं बेटा सहजीविता। याद करो, कवक और शैवाल, लाइकेन, दोनों को फायदा, तो दोनों को फायदा हो रहा है, सहजीवन जी रहे हैं अपन। तो वीडियो अगर पसंद आए तो आपको लाइक कर रहे हैं, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास आप इसे भेज सकते हो उतना अच्छा होगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई चल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी वजह से किसी दूसरे स्टूडेंट्स की, आपका मित्र हो, रिश्तेदार हो, उनकी भी पढ़ाई होगी तो बहुत अच्छी बात होगी, तुम्हारे लिए भी अच्छी होगी, वो भी दुआ देगा बेचारा। ठीक है सर, इंतजार तो हम उस पार्सल का कर रहे हैं, खोलेंगे भाई, इसको हटा देते हैं। इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए RK साइंस क्लासेस का YouTube चैनल। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पर 10th की साइंस, यहाँ पर 11th की बायो, 12th की बायो, 12th हमारे पास जो एग्रीकल्चर है उसकी बायो। तो 4 क्लासेस मैं अकेला रन कर रहा हूँ यहाँ पर इस चैनल पर। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ी सी कर दीजिए। चैनल के वीडियोज जो हैं अपने उनको शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।